नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस शो में आने से पहले आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी खबरें हम लेकर आ रहे हैं। कई सारी ब्रेकिंग न्यूज हैं, लेकिन एक बहुत बहुत खतरनाक खबर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने हमास के प्रतिनिधि से मॉस्को में मुलाकात की। कतर ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दे दी है। वो कह रहा है वो रिकंसिडर कर रहे हैं हमास की प्रेजेंस उनके देश के अंदर। हमास को दुनिया के सिर्फ 8 मुल्कों ने आतंकी घोषित कर रखा है। यूएन ने नहीं कहा है वो आतंकी है। हमास को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। हमास के कई कमांडर कल रात में मार दिए गए। हमास का हेडक्वार्टर अस्पताल में है। ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 250 आतंकी पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और उनको कैसे भी भारत लाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए अक्रॉस द बॉर्डर सीज फायर का वायलेशन हुआ और 2021 के बाद पहली बार रिहायशी इलाकों में मोर्टार गिरे। भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान में त्राहिमाम है। पहली बड़ी खबर, इजराइल पर दागे गए रॉकेट सीरिया में गिरे। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे थे रॉकेट। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। दूसरी टॉप स्टोरी, सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव में फिर से अटैक हुआ है। रॉकेट की बौछारों के बाद सायरन बजे। गाजा की ओर से हुए हमले में 3 लोग घायल हो गए। तीसरी बड़ी खबर, हमास पर इजराइल का बड़ा दावा। गाजा के शिफा अस्पताल को बनाया हेडक्वार्टर। इजराइल ने कहा आतंकी गतिविधियों के लिए तेल की चोरी। इजराइल ने यह भी कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हमलों में 7300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत है। मृतकों में 3000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा। एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई पर वार्ता आगे बढ़ने के संकेत। सीज फायर और कैदियों की रिहाई पर चर्चा। इजराइल हमास के बीच कतर कर रहा है मध्यस्थता। छठी बड़ी खबर, भारत से मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक तय हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत 40 प्रचारक होंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिस्ट सौंप दी है। सातवीं बड़ी खबर, 30 और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे। आठवीं बड़ी खबर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर पर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने। अगर वॉलंटियर को हटाया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल जरूरी। नौवीं बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को सजा। 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना। यूपी के गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। इन खबरों के बाद अब आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी वो खबरें हैं जो कि आज सुर्खियों में हैं। पहली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। दक्षिण चीन सागर में चीन यूएस के जेट टक्कर होती है। 10 फीट दूरी वाली भिड़ंत। क्या यह वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्यों इतना सब कुछ हो रहा है? बाल्टिक सी में हमने देखा रशिया ने किस तरीके से अमेरिका को चेस डाउन किया है। दूसरी खबर, आधी रात मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बम्बर से सीरिया में F-16 स्ट्राइक के बाद क्या ईरान से महायुद्ध तय है? तीसरी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन तो आपने बहुत सुना, लेकिन क्या इजराइल का टैंक रेड देखा? गाजा के लिए बदली हुई युद्ध नीति हम आपको बताएंगे। चौथी खबर, इजराइल हमास युद्ध की आग मिस्र तक कैसे पहुंची? क्या अब एक और फ्रंट पर जंग होगी? यह बड़ी खबर आपको देखना जरूरी है। और पांचवी खबर, 7 अक्टूबर का गुनहगार मारा गया। शादी बारूद पर इजराइल ने बारूद कैसे बरसाया? यह खबर बहुत बड़ी है। ये सभी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में आज जो हमारे सामने वॉल है, 21 दिन की वॉर रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। आज इजराइल हमास युद्ध को 21 दिन पूरे हो चुके हैं। 21वें दिन युद्ध की चिंगारी सिर्फ गाजा में नहीं बल्कि दुनिया के 6 अलग अलग मोर्चों से विश्व युद्ध की आहट सुनाई दी है। ये टॉप स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हर दिन की तरह 2 मिनट में 21वें दिन की वॉर रिपोर्ट। तेल अवीव में अल कस्साम ब्रिगेड ने मिसाइल से हमला किया। आयरन डोम की सुरक्षा को भेदते हुए मिसाइल इमारत से टकराई, भीषण आग लगी। हमास के लड़ाकों ने शाम को तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट दागे। गाजा से हुए इस हमले में कई इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा। लोगों में दहशत दिखी। कल रात आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान इजराइल का एक ड्रोन गाजा पट्टी में गिरा। आईडीएफ ने दावा किया कि ऐसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ।
इजराइल ने बीते 24 घंटे में हमास के कई ठिकानों पर भीषण हमला किया। हमास के 5 बड़े कमांडर समेत 481 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। हवाई हमलों के जवाब में हमास ने भी इजराइल को टारगेट किया। तेल अवीव, अशदोद और रिशन लेजियोन पर रात भर रॉकेट दागे। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीर से गाजा में तबाही दिखी। कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखे। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 2 लाख से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 45% इमारतें जमींदोज हुई। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को फिर से निशाना बनाया। आईडीएफ के सर्विलांस उपकरणों को तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद सीरिया में फिर से यूएस बेस पर मिसाइल हमला हुआ। ईरानी मीडिया में दावा किया गया कि ईरानी फोर्स ने अमेरिका को जवाब दिया। बंधक संकट पर हमास का बयान आया। हमास ने कहा कि पहले सीज फायर हो। बंधकों की रिहाई के लिए कतर के प्रयास सफल हो सकते हैं, ये रिपोर्ट अल जजीरा ने दी। अमेरिका ने 1 महीने में दूसरी बार हमास पर प्रतिबंध लगाया। कतर ने अमेरिका से कहा कि वो अपने क्षेत्र में हमास की मौजूदगी पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। आज फिक्र बहुत बड़ी है क्योंकि दुनिया में एक साथ 6 मोर्चों पर युद्ध वाला तनाव देखने को मिला है। सबसे पहले बताते हैं इनका संबंध किन देशों से है और किन जगहों से है और केंद्र में कौन सी महाशक्ति है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी घटनाएं रूस से जुड़ी हुई हैं। विश्व युद्ध तय है। अब जरा इन फैक्ट्स देखिए। अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया से जुड़ी हैं। इसमें मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट भी जुड़ा हुआ है। सब जगह सेंटर में अमेरिका है और अमेरिका के दुश्मन उसे हर मोर्चे पर घेर रहे हैं। अमेरिका को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन क्या यह विश्व युद्ध की वो हार्ट है जो साफ साफ सुनाई दे रही है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पर आइए। एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। आज की तारीख में अमेरिका के लिए, और ये इनर कोटरी में चर्चा होती है, मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है। उनका पूरा फोकस यूक्रेन, रशिया और चाइना पर था। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हुआ उसने अमेरिका को पूरी तरीके से डिफोकस कर दिया है। अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है। हॉस्टेज क्राइसिस की अगर बात करें तो आप जानते हैं वहां पर क्या क्राइसिस है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले पैलेस्तीन के समर्थन में कई डेमोक्रेट्स हैं जो कि जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चीन अमेरिका तनाव से जुड़ी हैरत अंगेज घटना दिखाते हैं। दक्षिण चीन सागर के आसमान में ऐसा वाकया हुआ जिसे पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। यह वीडियो पूरे 40 सेकंड का है। कई हजार फीट की ऊंचाई पर फिल्माया गया है। इसमें सामने से चीन का लड़ाकू विमान J-11 साफ आता दिख रहा है। जिस विमान के कैमरे में हरकत कैप्चर हुई वो अमेरिका का B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर है। B-52 सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स में से एक। देखते ही देखते चीन का यह फाइटर जेट अमेरिकी बॉम्बर के बेहद करीब आ गया। इतना करीब कि दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 10 फीट तक रह गई। लेकिन चंद सेकंड बाद यह विमान बॉम्बर से दूर चला गया। अब ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं ये क्यों हो रहा है? क्यों हर कोई अमेरिका को टपली मार के निकल रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अमेरिका इतना कमजोर कभी नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं जो बाइडेन? ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास युद्ध के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव। चीन अमेरिका के फाइटर जेट बॉम्बर में टक्कर होने ही वाली थी। 40 सेकंड का यह वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। घटना 24 अक्टूबर की है, रात की बात है और वीडियो को खुद पेंटागन ने जारी किया है। अमेरिका का आरोप है कि दक्षिण चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी B-52 बॉम्बर को चीनी लड़ाकू विमान J-11 के पायलट ने गैर पेशेवर तरीके से रोकने की कोशिश की। उस समय चीन के विमान की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक समय पर दोनों के बीच की दूरी महज 10 फीट रह गई और इस कारण से दोनों के आपस में टकराने का खतरा काफी बढ़ गया। यह हैरत अंगेज घटना ऐसे समय हुई है जब चीन के विदेश मंत्री अमेरिका से रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की उम्मीद लेकर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। इसलिए टाइमिंग बहुत मायने रखती है और सवाल फिर गंभीर है, क्या चीन ने ताइवान का साथ देने वाले अमेरिका को भड़काने की कोशिश की?
क्या चीन इस मोर्चे पर अमेरिका से जंग चाहता है? क्योंकि साउथ चाइना सी में बीते कुछ वक्त से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिस पर अमेरिका ने चीन को वार्निंग तक दी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीन ने यह हरकत मिडिल ईस्ट संकट के समय की। और यह बात हर कोई जानता है कि चीन इस मुद्दे पर रूस के साथ है, फिलिस्तीन का समर्थन करता है, ईरान के साथ खड़ा है और उसने अब तक हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले की निंदा भी नहीं की है। कैसे यह संभव है? सोचिए जरा, खासकर तब जब अभी से 5 दिन पहले चीन ने यह कहा कि वो अमेरिका के साथ अच्छे लेवल पर बातचीत करने के लिए तैयार है। चीन अभी तक ऐसी हरकतें कनाडा के साथ करता आया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता आया है, जापान के नजदीक भी उसने ऐसी हरकतें करने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका के साथ, और वो भी B-52 बॉम्बर के साथ। सोचिए क्यों हो रहा है यह सब। यहां टाइमिंग सबसे अहम है। पुतिन 17 अक्टूबर को बीजिंग पहुंचे थे, जिनपिंग से मुलाकात की थी। ठीक एक हफ्ते बाद दक्षिण चीन सागर में चीन अमेरिका में वॉर टेंशन बढ़ाने वाली यह घटना हुई है। वैसे पेंटागन के मुताबिक चीन की ये कोई पहली कोशिश नहीं है, उसने कई बार अमेरिकी विमानों को रोकने की कोशिश की है। पेंटागन ने समय पर इससे जुड़े वीडियो भी जारी किए हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेंटागन ने आंकड़ा देकर बताया है पिछले 2 साल में इस तरह के लगभग 180 बार चीन के विमान अमेरिकी विमानों के करीब आए हैं, लेकिन चेज डाउन B-52 बॉम्बर को। ये सभी घटनाएं साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना से लेकर ईस्ट चाइना सी तक हुई हैं। ये 180 घटनाएं 2021 से पहले के दशक में हुई घटनाओं से काफी ज्यादा हैं। इसके बाद पेंटागन ने चीन को चेतावनी दी, कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना यह हवाई मुठभेड़ युद्ध की नौबत ला सकती है। सीरिया में सबके बीच में ईरान समर्थित गुटों पर अमेरिकी स्ट्राइक की घटना के तार एक और घटना से जुड़ते दिख रहे हैं। 24 अक्टूबर को साउथ चाइना सी में चीन का लड़ाकू विमान अमेरिकी बॉम्बर के बेहद करीब आया और कल ही खबर आई कि इस बीच हमास के प्रतिनिधि मॉस्को में थे। बासिम नईम हमास के इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड हैं। उन्होंने हमास पॉलिट ब्यूरो के सीनियर मेंबर के साथ रूस का दौरा किया। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पुतिन के स्पेशल एनवॉय से मुलाकात की। गाजा युद्ध पर रूस और हमास के प्रतिनिधियों में बंधक संकट पर बातचीत हुई। हमास ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम तक बंधक रिहा नहीं होंगे। क्रेमलिन ने बाद में जानकारी दी कि रूस सभी पक्षों से संपर्क रखेगा, इजराइल के साथ भी बातचीत जारी रखेगा ताकि इस क्षेत्र में शांति लौटे। दक्षिण चीन सागर के आसमान में जो घटना घटी वो सीरिया की घटना के आगे कुछ भी नहीं है। सीरिया में आधी रात जो हुआ उसने पूरे मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर का ऐलान बजा दिया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच आधी रात को पहली बार अमेरिका के बम बरसे। अमेरिका ने अपने बेस पर हमलों का बदला लिया। सीरिया में F-16 से भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान समर्थित गुट को टारगेट किया। बाइडेन की चेतावनी के 12 घंटे के अंदर यह एक्शन हुआ। गाजा हमास के बीच छिड़ी जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने आसमान से बम बरसाए। ये देश था सीरिया और उसके निशाने पर थे ईरान समर्थित गुट। अमेरिका ने इस एयर स्ट्राइक के लिए 2 F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। उसके बाद पेंटागन की ओर से एक बयान जारी हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उससे संबंधित आतंकी ठिकानों पर आत्मरक्षा वाले हमले किए। ये उन हमलों का जवाब है जो ईरान के इशारे पर इराक और सीरिया में मौजूद आतंकी संगठन अमेरिकी बेस पर कर रहे थे। पिछले 10 दिनों की स्थिति देखें तो सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस पर 4 बार और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 12 बार हमले हुए थे, जिसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हुई थी और 21 अमेरिकी सैन्य कर्मियों को चोटें आई थी। इसी के बाद अमेरिका ने बदला लेने का ऐलान किया था। बाइडेन ने सीधे खामनेई को चेतावनी दी थी और इस चेतावनी के 12 घंटे बाद जब स्ट्राइक हुई तो उनका यह बयान भी सामने आया। अमेरिका के लिए उसके सैनिकों की सुरक्षा से बढ़कर कोई और प्राथमिकता नहीं है। आज की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि अमेरिका ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा।
अमेरिका पर हमला करने वाले मिलिशिया को ईरान के IRGC से हथियार सप्लाई होते हैं। इन गुटों पर अमेरिकी हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या उन्हें अमेरिका का कोई खौफ है? क्योंकि इराक में अमेरिकी बेस पर फिर से हमला हुआ। इरबिल बेस में कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली। इससे यह साफ हुआ कि ना ईरान समर्थित गुट अब रुकने वाले हैं और ना ही अमेरिका की स्ट्राइक रुकने वाली है, और यह नई लड़ाई ईरान बनाम अमेरिका की जंग में बदल सकती है। पेंटागन ने कहा कि इस जवाबी हमले में इजराइल हमास संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या इसका असर इजराइल और सीरिया पर नहीं पड़ेगा? इस हमले के बाद से इस फ्रंट पर भी टेंशन बढ़ चुकी है। आज ही इजराइल के टैंकों का काफिला सीरिया बॉर्डर की ओर जाता दिखा। इस सब के बीच में जो भी हमले हो रहे हैं, उसके पीछे जितने भी जो गुट हैं, क्या उनको ईरान से शय नहीं मिली हुई है? क्या सीरिया में ईरान की ताकत नहीं है ज्यादा? लेकिन सीरिया के बॉर्डर पर हम पहुंच चुके हैं, यानी हमारा चैनल। TV9 संवाददाता मनीष झा और उनके साथ कैमरामैन अमित दोनों वहां पर मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखे, इजराइल के टैंक वहां पर उन्होंने देखे। भारतवर्ष की टीम इस वक्त सीरिया बॉर्डर की तरफ जा रही है और सीरिया बॉर्डर की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पर देखिए कई सारे जो टैंक हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो इनको उस बॉर्डर की तरफ मूव कराया जा रहा है। ये एक नया फ्रंट है जो इजराइल के लिए खुला है, और ख़ास करके तब जब अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर अटैक किया है, उसके बाद से लगातार इस जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रही है। तो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं बहुत सारे टैंक के मूवमेंट, जिनको नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, जहां पर कि सीरिया बॉर्डर जो है, सीरिया बॉर्डर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और वहीं पर हमें बहुत सारे ट्रूप्स का मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। सीरिया पर जो टैंक्स का मूवमेंट दिख रहा है, सीरिया के एयरपोर्ट्स पर ऑलरेडी हमला किया जा चुका है इजराइल की तरफ से। सीरिया इस तरफ मान लीजिए, और यहां पर ऊपर की तरफ लेबनान है, वहां पर ऑलरेडी उनकी पोजीशनिंग हो चुकी है। सीरिया, लेबनान, वेस्ट बैंक, गाजा और इजिप्ट में मिसाइल गिर रहे हैं। कहां से, यह हम आपको आगे बताएंगे। अमेरिका का यह हमला ईरान को संदेश था, खतरा तेहरान से है, इसीलिए अरब में 900 और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो गई है। लेकिन ईरान अमेरिका को खतरनाक इरादे जाहिर कर रहा है, इसीलिए उसकी ग्राउंड फोर्स ने आज से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, और खमनेई से लेकर विदेश मंत्री तक अमेरिका को विनाश की धमकी दे रहे हैं, वो भी UN के पटल पर। क्या अब अमेरिका ईरान में होगी जंग? क्या मिडिल ईस्ट में होगा महायुद्ध? ऐसा लग रहा है कि इजराइल हमास संघर्ष के नतीजों में दुनिया मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध भी देखेगी। इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। अमेरिका से तेहरान का तनाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, और अमेरिका को ईरान अपने नए सैन्य युद्धाभ्यास से संकेतों में कड़ा जवाब दे रहा है। तस्वीरें ईरान के शहर इस्फहान से आई हैं। ईरान ने जंगी तैयारी का ये वीडियो जारी किया। इसमें विध्वंसक ड्रोन समेत 200 हेलीकॉप्टर्स और कई युद्धक टैंकों ने हिस्सा लिया। इस शक्ति प्रदर्शन का नाम इक्तेदार 1402 दिया गया। वैसे ईरान ने सिर्फ वॉर एक्सरसाइज से ही अमेरिका को आंखें नहीं दिखाई, बल्कि ईरानी करार ड्रोन का नया वर्जन लॉन्च करके भी इशारों में धमकी दी। इस दौरान ईरानी करार ड्रोन पोर्टेबल मिसाइल से लैस था और उसने टारगेट को ध्वस्त किया। ईरान ने इन्हीं जंगी नुमाइश के बीच अमेरिका को फिर से धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है, और इजराइल का नरसंहार यूं ही जारी रहा तो इस आग से अमेरिका भी बच नहीं पाएगा। इसके बाद ईरान ने यह भी वार्निंग दी कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ईरान जो है वो अब अपनी ताकत दिखा रहा है खुलकर। जाहिर तौर पर उसके पीछे रशिया है, लेकिन ये जो एक ट्रायंगल बना है ईरान, रशिया और चाइना का, ये ट्रायंगल आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने वाला है।
जहां अमेरिका ने ईरान को चैलेंज करके जंग को नया मोड़ दे दिया, वहीं इजराइल की युद्ध नीति में अब बदलाव दिख रहा है। 21 दिन से जारी लड़ाई में आपने कई बार सुना होगा कि इजराइल की सेना तैयार है, टैंक तैनात है, जैसे ही ऑर्डर मिलेगा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास को तबाह कर देंगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन बस शुरू ही होने वाला था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। इसकी जगह वो छापामार युद्ध कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। मतलब दुश्मन के इलाके में जाते हैं, उसके ठिकानों को बर्बाद करते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। इजराइल ने बीती रात भी ऐसा ही किया। आईडीएफ ने इसे इस ग्राउंड ऑपरेशन नहीं टारगेटेड रेड का नाम दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की ये नई रणनीति क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, टैंक्स घुसते हैं, ऊपर से आईडीएफ का बम्बार्डमेंट होता है, अटैक करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 25 अक्टूबर की तरह बीती रात भी आईडीएफ ने गाजा में घुसकर ऑपरेशन चलाया। 50 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में इजरायली टैंकों का काफिला गाजा की ओर बढ़ता दिखा। ये उसके अटैक का दूसरा राउंड रहा। 36वें डिवीजन के इन जवानों ने घंटों तक गाजा में टारगेटेड रेड की। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इस बार आईडीएफ ने दो तरफ मोर्चा खोला। गाजा और जेनिन दोनों में एक साथ उसने रेड की। जेनिन में 100 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल घुसे और हमास पीआईजे के ठिकानों पर धावा बोला। इस दौरान गोलीबारी भी हुई। हमास के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बाकायदा कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जहां बैठे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी लगातार जवानों को निर्देश दे रहे थे, पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। यानी पूरी तैयारी और रणनीति के तहत इस मिशन को पूरा किया गया। ये हिट एंड रन ऑपरेशन इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले का ट्रेलर भी हो सकता है। इतिहास गवाह है, जिमी कार्टर से लेकर बराक ओबामा तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, सबसे पहले कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, फिर इजराइल को बोलते हैं कि रिस्ट्रेन दिखाओ, और फिर बोलते हैं कि कार्रवाई रोक दो। लेकिन इस बार कहानी बदली है। शायद क्यों? क्योंकि इस बार हॉस्टेजेस हैं। इस बार हमास ने कुछ ज्यादा ही बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा में उसका ऑपरेशन कामयाब रहा है और सेना को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन गाजा किस तरह बर्बाद हो रहा है, हर दिन मर रहा है, फिक्र आपकी में हम आपको अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें आपके सामने मैक्सार सैटेलाइट इमेजेस हैं, पहले और बाद की। यकीन मानिए वो आपकी रूह कपा देंगी। आप देख सकते हैं किस तरह एक शहर इजराइल के हमले में मलबा बन चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। पहले क्या था और अब वहां क्या हो गया। लेकिन ऐसे में स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको वाकई में अंदर से झकझोर दें। अल जजीरा के वो रिपोर्टर जिनके दोनों बच्चे और पत्नी की मौत हो गई, वो उनका क्रिमेशन करने के बाद अगले दिन वापस फील्ड पर आते हैं और रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ये रिपोर्ट देखें। गाजा में हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं बल्कि ताबड़तोड़ हवाई हमले भी हो रहे हैं। इजराइल के हमले में पूरे शहर की सूरत बदल चुकी है। एयर स्ट्राइक से पहले और बाद में ली गई सैटेलाइट की तस्वीरों में उत्तरी गाजा में विनाश की कहानी साफ झलक रही है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। जहां कल तक घर, मकान, दुकान और अस्पताल हुआ करते थे, वो सब इजराइल के हमले में दफन हो चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें ढह चुकी हैं। 2 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। 45% इमारतें जमींदोज हो गई। इतना कोहराम मच चुका है जबकि इजराइल के हमले अभी रुके नहीं हैं। मध्य गाजा पट्टी पर इजराइल ने अपाचे हेलीकॉप्टरों से हमास पर प्रहार किया। गाजा के खान यूनुस में भी आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। मतलब ये कि जमीन से हिट एंड रन ऑपरेशन चल रहा है जबकि आसमान से बम बरस रहे हैं। यानी गाजा 2 तरफा मार झेल रहा है।
इस युद्ध के शुरू होने से लेकर अभी तक 21वें दिन तक सबके मन में एक सवाल है कि हमास के गढ़ में घुसना कितना खतरनाक होगा इजराइल के लिए। क्या इजराइल का हाल अमेरिका के वियतनाम वाला नहीं होगा? और ऐसी कई स्टडीज हैं, जो अमेरिका का हाल वियतनाम में हुआ था वही अमेरिका का हाल अफगानिस्तान में भी हुआ, वही अमेरिका का हाल काफी हद तक इराक में भी हुआ। इजराइल के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपके मन में सवाल होगा, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा था, वो इस तरह छोटे छोटे अभियान क्यों चला रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को लगता है कि इजराइल की सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। अर्बन वॉरफेयर में वो फंस सकता है। देखिए, अर्बन वॉरफेयर किसी भी मुल्क की आर्मी के लिए सबसे खतरनाक होता है। वहां पर जो डिफेंड कर रहा होता है वो 1 और सामने वाले 6, 1:6 का रेशो होता है। इसीलिए जब रशिया यूक्रेन में घुसा तो रशिया को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जब उसने अपनी आर्टिलरी से अटैक किया, जब उसने उन इलाकों पर कब्जा करके बैठ गया, तब यूक्रेन को नुकसान शुरू हो गया। अर्बन वॉरफेयर किसी भी सेना के लिए सबसे मुश्किल काम है। युद्ध लंबा खींचने के लिए इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। लक्ष्य पाना तो दूर की बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और टारगेटेड रेड का विकल्प चुना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो भी जब तेल अवीव गए थे तो उन्होंने टारगेटेड अटैक का सुझाव दिया था। अब ये क्या होता है? सपोज करिए कि वो आधे किलोमीटर इलाके में हमला करके उसको सपाट कर देते हैं, पहले बॉम्बिंग करते हैं, फिर टैंक से अंदर घुसते हैं, फिर वापस आते हैं, अगले दिन उस आधे किलोमीटर से आगे घुसते हैं, वहां पर बॉम्बिंग करते हैं, सपाट कर देते हैं, फिर आगे घुसते हैं। ऐसे कर करके वो पूरे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब इस बीच आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने दावा किया है कि अमेरिकी तालमेल के साथ गाजा पर हमला जारी रहेगा। गाजा की रणनीति पर हर दिन आईडीएफ और अमेरिका की बातचीत हो रही है। आने वाले दिनों में गाजा में जमीनी हमले बढ़ेंगे। यही नहीं, गाजा पर जल, थल और नभ से हमले जारी रहेंगे। इजराइल के जमीनी अभियानों का मकसद हमास को खत्म करना है। उसके एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट और कमांड सेंटर तबाह किए जा चुके हैं। हमास के ठिकानों पर ड्रोन से भी पिन पॉइंटेड अटैक हो रहे हैं। रात में इजरायली नेवी ने कि कमांडो यूनिट ने दक्षिण गाजा पट्टी में हमला बोला, समंदर की तरफ से हमास को टारगेट किया। इस अटैक में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के नेवल कमांडो फोर्स के ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया। हमास से युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल होसेन सलामी ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना ने अगर गाजा में कदम रखा तो उसे वहीं दफना दिया जाएगा। 21वें दिन इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध और विध्वंसक हो गया है। कल रात भर इजराइल सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। हमास की तरफ से भी जवाबी हमले जारी हैं। इजराइल की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। आईडीएफ के प्रवक्ता के मुताबिक इजरायली नेवी की 13वीं फ्लीट ने गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में कई अटैक किए हैं। इजरायली नेवी के कमांडोज ने हमास के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। इजराइल के हवाई हमलों ने हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने हमास के 5 टॉप कमांडर मार गिराए। इनमें हमास की खुफिया विंग का डिप्टी चीफ भी। ये रिपोर्ट युद्ध के 21वें दिन इजरायली सेना और एयरफोर्स ने गाजा पट्टी को हवाई हमलों से दहला दिया। इजरायल के फाइटर जेट्स ने खुफिया इनपुट के आधार पर हमास के 250 ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हमास की सुरंगों को खास तौर से टारगेट किया गया। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हवाई हमलों में हमास का कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्चिंग पोजीशन पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। आईडीएफ ने हमास के रॉकेट स्टोरेज सेंटर पर बमबारी की। एयर स्ट्राइक में रॉकेट स्टोरेज डिपो तबाह हो गया। ऐसी रिपोर्ट्स है कि रॉकेट डिपो एक सुरंग के अंदर था। आईडीएफ के मुताबिक बमबारी में हमास कमांडर का ठिकाना बर्बाद हो गया। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास के खुफिया विंग का डिप्टी चीफ शादी बरूद मारा गया। आईडीएफ का दावा है कि शादी बरूद ने ही याह्या सिनवार के साथ मिलकर 7 अक्टूबर के हमले का प्लान बनाया था। खुफिया विंग में आने से पहले शादी बरूद हमास के फायर कंट्रोल सेंटर का प्रमुख था।
वो खान यूनिस में हमास का बटालियन कमांडर भी रह चुका है। 7 अक्टूबर के हमले से पहले भी शादी बरूद इजराइल पर हुए कई हमलों की प्लानिंग में शामिल रहा था। इजराइल के ताजा हमलों में हमास का एक और टॉप कमांडर हसन अल अब्दुल्ला भी मारा गया। हसन अल अब्दुल्ला नॉर्दर्न खान यूनिस में हमास की कमान संभालता था। इजराइल की एजेंसियां 7 अक्टूबर के हमले में शामिल रहे हमास के कमांडर को चुन चुन कर मार रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने शिन बेट के साथ जॉइंट ऑपरेशन में हमास के दाराज तूफान बटालियन के 3 कमांडर मार गिराए। आईडीएफ ने हमास के इन कमांडर्स के नाम भी बताए। इजरायली सेना ने हमास की तूफा बटालियन के रिफत अब्बास को मार दिया। रिफत अब्बास तूफा बटालियन का कमांडर था। वो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। तूफा बटालियन के ही इब्राहिम जद्बा को भी आईडीएफ ने मार गिराया। इतना ही, तूफा बटालियन के कॉम्बैट सपोर्ट कमांडर तारिक मारूफ भी मारा गया है। तारिक मारूफ भी 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। आईडीएफ के मुताबिक दाराज तूफान बटालियन हमास की गाजा सिटी ब्रिगेड का हिस्सा है, जिसे हमास की सबसे अहम ब्रिगेड में से माना जाता है। अब तक इजरायली हमलों में हमास के 15 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं। हमास को सबसे ज्यादा नुकसान पिछले 24 घंटे में हुआ है, इसीलिए अब हमास ने भी आज जबरदस्त पलटवार किया। आज शाम के वक्त हमास ने इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट अटैक किए हैं। तेल अवीव में उसने कल भी अटैक किया था, लेकिन तेल अवीव में, अश्कलोन में और अशदोद पर मिसाइलें गिरने की तस्वीरें आई हैं। अश्कलोन में हमास का रॉकेट एक अपार्टमेंट के ऊपर गिरा। इस हमले में बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। आज किस तरह हमास ने इजराइल पर पलटवार किया, आपको इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। ये हमास की तरफ से इजरायली सेना के हवाई हमलों का जवाब है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने शुक्रवार की शाम तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल को रॉकेट हमलों से दहला दिया। तेल अवीव में अचानक सायरन की आवाज गूंजने लगी। हमास के रॉकेट अटैक के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अल कसाम ब्रिगेड ने तेल अवीव पर दर्जनों मिसाइलें दागी। इनमें से कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में गिरी। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इससे एक बिल्डिंग में आग लग गई। हमास के रॉकेट ने किस तरह तेल अवीव में अपार्टमेंट को हिट किया, इसका एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि हमास के रॉकेट इजराइल के आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे। हमास के 2 रॉकेट इजराइल के अशदोद इलाके में भी गिरे। गनीमत यह रही कि यह रॉकेट रिहायशी इलाके से दूर गिरा, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले हमास ने इजराइल पर जवाबी हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास के लड़ाकों को रॉकेट दागते दिखाया गया है। जैसी आशंका थी, इजराइल और हमास की जंग बहुत आगे बढ़ती दिख रही है। अब मिस्र से मिल रहे संकेत से साफ इशारा है कि ये आंच गाजा तक सीमित नहीं रहने वाली है। पिछले 24 घंटे में मिस्र में जो कुछ हुआ, उसके इशारे खतरनाक हैं, उसके संकेत खतरनाक हैं। 21 दिनों में पहली बार मिस्र और इजराइल में ठन गई है, और उसकी वजह है ताबा नुवेबा पर ड्रोन से हमला। ये रिपोर्ट देखिए। ताबा मिस्र, नुवेबा मिस्र। ताबा और नुवेबा इजराइल बॉर्डर के पास मिस्र के 2 शहर कुछ ही घंटों में 2 बड़े धमाकों से दहल गए, और गाजा की बारूदी चिंगारी सीमा पार मिस्र तक पहुंच गई। अचानक काहिरा और तेल अवीव के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों तरफ से करारा जवाब देने की चेतावनी जारी हो गई। इजराइल की तरफ से सेना ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले कुछ घंटे में हवाई खतरे को डिटेक्ट किया गया है, जो रेड सी से शुरू हुआ है। उस तरफ फाइटर जेट को भेजा गया। पूरे मामले की जांच हो रही है। मिस्र ने भी पलटवार किया। बयान जारी हुआ कि मिस्र के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। हम सही समय पर जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 21 दिनों की जंग में पहली बार मिस्र और इजराइल आमने सामने आ गए, लेकिन किसी भी संगठन ने दोनों हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि ताबा में हुआ हमला बेहद खतरनाक और विध्वंसक था।
मिस्र के अल काहिरा न्यूज ने दावा किया कि ताकतवर ड्रोन के जरिए ताबा को निशाना बनाया गया। रिजॉर्ट के लिए मशहूर इस शहर में ड्रोन अस्पताल के पास एक बिल्डिंग पर गिरा और जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रात के अंधेरे में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखने लगा। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, आसपास खड़ी गाड़ियां खाक हो गईं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर ने दावा किया कि इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुछ घंटे बाद ही दूसरा हमला इजराइल बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर नुवेबा में हुआ। ड्रोन शहर के रेगिस्तानी इलाके में बिजली प्लांट के पास गिरा। मिस्र के 2 रक्षा सूत्रों ने रॉयटर्स को इस हमले की पुष्टि भी की। ताबा की तरह ही नुवेबा भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। अचानक हुए इस हमले से लोग सन्न रह गए। इस हमले के तुरंत बाद नुवेबा के आसमान में मिस्र के फाइटर जेट देखे गए। पर्यटकों के इस शहर में फाइटर जेट को देख लोग खौफजदा हैं। डर इस बात का है कि कहीं गाजा की आग में ये शहर भी ना झुलस जाए। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मिडिल ईस्ट जो है वो कहीं पूरी तरीके से फैल ना जाए उसका मामला, और ऐसे में ईरान को कंट्रोल करना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान को कंट्रोल करने की क्षमता सिर्फ एक मुल्क में है और वो है रशिया। अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन लाइंस पूरी तरह बंद है। तो फिर किसकी मदद ली जाएगी? फिर रोल पैदा होता है फ्रांस का, जर्मनी का। लेकिन अभी इस वक्त ये सारी कंट्रीज जो हैं ये यूक्रेन वॉर की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट है। क्या होगा आगे? आइए अब दाबा पर हुए हमले की बाकी डिटेल देखते हैं। दाबा शहर गाजा से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन दक्षिणी इजराइल के बॉर्डर के पास है। यहां ड्रोन कहां से गिरा अभी इसकी जांच जारी है, लेकिन मिस्र ने हमले का बदला लेने की बात कही है। दावा है कि इजराइल के पास मिस्र की जंगी तैयारियों का खुफिया इनपुट भी है। मिस्र ने तो अभी वॉर ड्रिल की। मिस्र की धरती पर ड्रोन से हमला हुआ, अभी तय नहीं है कि यह कहां से हुआ, लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके 4 आसार क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। इजराइल का ड्रोन गलती से गिरा हो, इजराइल ने जानबूझकर हमला किया हो, हमास की तरफ से मिसफायर हुआ हो, यमन की तरफ से हमला हुआ हो। अब फिक्र में ऐसी खबर जिसका खुलासा अमेरिका ने किया है, लेकिन दुनिया इसे जानकर हैरान है। यूक्रेन युद्ध के 21 महीने में पहली बार अमेरिका ने रूस पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। हम इस खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपको वो आरोप सुनाते हैं। We have information that the Russian military has been actually executing soldiers who refuse to follow orders. We also have information that Russian commanders are threatening to execute entire units. ये प्रेस ब्रीफिंग व्हाइट हाउस में हुई है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने खासतौर से पुतिन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग में जो सैनिक आदेश नहीं मान रहे हैं, उनकी हत्या पुतिन के आदेश पर की जा रही है। लेकिन यह आरोप इतना भर नहीं है। हमने आपको किर्बी के आरोप का एक छोटा सा हिस्सा सुनाया। पूरी खबर में ऐसे कई सनसनीखेज आरोप। पुतिन से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है, यह यूक्रेन पिछले 21 महीने से भुगत रहा है। पुतिन का दुश्मन पुतिन का खैर देखता है, क्योंकि पुतिन के आदेश की नाफरमानी करने वालों के लिए यह दुनिया ही छोटी पड़ जाती है। पुतिन की रूल बुक में ना कहने की सिर्फ एक सजा है, सजाए मौत। वही सजा जो कभी पुतिन के सबसे करीबी रसोइये और बाद में वैगनर चीफ येवेगनी प्रिगोजिन को मिली। अब वही सजा वो अपने सैनिकों को दे रहे हैं। ये दावा और सनसनीखेज खुलासा अमेरिका ने किया है। We have information that the Russian military has been actually executing soldiers who refuse to follow orders. पुतिन का कोई दुश्मन बहुत दिनों तक जिंदा नहीं बचता। इतिहास गवाह है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन आदेश न मानने पर वो पूरी यूनिट को फांसी पर लटका रहे हैं कि दुनिया को पहली बार पता चला है। We also have information that Russian commanders are threatening to execute entire units. यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की तरफ से पुतिन को लेकर ये खुलासे नए हैं। अब तक अमेरिका दावा करता रहा है कि पुतिन से गद्दारी करने वालों में से किसी की मौत जहर से हुई, किसी को अचानक स्ट्रोक आ गया, किसी की मौत एक्सीडेंट से हुई, किसी ने खुद फांसी लगा ली, कोई 20 मंजिल की इमारत से कूद गया। लेकिन जंग में जो भी सैनिक पुतिन की बात नहीं मान रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। इस आरोप से क्रेमलिन और व्हाइट हाउस आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन में ह्यूमन वेव टेक्निक का प्रयोग कर रहा है। इसके तहत वो सिर्फ खराब तरीके से ट्रेनिंग हासिल किए गए सैनिकों को ही युद्ध में भेज रहा है।
ना तो उनके पास पूरे उपकरण हैं और ना ही कोई लीडरशिप है। यहाँ तक कि उनके पास संसाधन तक की कमी है। अभी तक रूस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन युद्ध के जानकार मान रहे हैं कि इससे दोनों देशों के बीच नए सिरे से अदावत का दौर शुरू हो सकता है, जो यूक्रेन से गाजा तक में भीषण तबाही और बर्बादी ला सकता है। नवाज आए, बॉर्डर पर तनाव लाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इजरायल और हमास युद्ध के बीच गोला बारूद की आवाज भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुनाई दे रही है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने कल रात अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत की 5 चौकियों को टारगेट किया गया। जवाबी हमले में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 2 चौकियां बर्बाद कर दी हैं। मैं आपको यहां पर एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं। 2021 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में मोर्टार शेलिंग की। अभी तक चौकी से चौकी तक शेलिंग कभी कभार होती रहती थी, लेकिन 2021 के बाद पहली बार रिहायशी इलाकों में मोर्टार शेलिंग की। भारत ने जो जवाब दिया वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया। TV9 भारत संवाददाता रात में ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पास स्थित अरनिया सेक्टर पहुंच गए। वो रात भर उन इलाकों में रुके जहां पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फायरिंग हो रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर में रात भर धमाकों और फायरिंग की आवाजें आती रहीं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की शुरुआत रात करीब 8 बजे हुई। जैसे जैसे रात गहराई, पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और हेवी मशीन गन से फायरिंग होने लगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी हमले में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के टारगेट पर बीएसएफ की चौकियां थी, लेकिन रिहायशी इलाकों पर भी फायरिंग की गई। मोर्टार के कई गोले घरों के पास आकर गिरे। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट और कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा फायरिंग के बीच में ही अरनिया सेक्टर से सटे इलाकों में पहुंच गए। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के बीच उन्होंने उन लोगों से बात की जिनके घरों के पास पाकिस्तानी मोर्टार गिरे थे। इस समय हम मौजूद हैं अरनिया सेक्टर में। पिछले 4 घंटे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं बीएसएफ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 8 साढ़े 8 के बीच में तो उस वक्त ये मोटर 120 mm का जहां पर आके गिरा, ये शुक्र है कि वो ग्राउंड लेवल पे गिरा। थोड़ा हाइट में जहां ऊपर गिरता तो ये सारी फैमिली को नुकसान में कर सकता था। रात भर फायरिंग होती रही तो लोग जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर आ गए। लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने घरों से बाहर आए हुए हैं। वहीं लगातार पिछले 3 घंटे से लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पिछले 9 दिन में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की ये दूसरी घटना है। सोर्सेज के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना जरूरी है। पाकिस्तान ने इस वक्त अपने लॉन्च पैड एक्टिव कर रखे हैं। करीब 250 आतंकी लॉन्च पैड पे मौजूद हैं। एलओसी के बेहद नजदीक लॉन्च पैड मूव कर दिए हैं और यह बहुत बड़ी खबर है। कोशिश कर रहा है बर्फ गिरने से पहले वो इन आतंकियों को भारत के अंदर घुसाए। इसीलिए नवाज शरीफ से आने से पहले पाकिस्तान ने अपने हेवी ड्यूटी आर्टिलरी यूनिट्स इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास तैनात कर दिए थे। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस कोशिश में है कि कैसे यहां पर डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया जाए। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है। तुरंत जवाबी हमला किया गया। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर पर भी हमारी नौसेना अलर्ट है। समंदर में चीन और पाकिस्तान की हलचल बढ़ने के बाद चौकसी और बढ़ गई। जॉइंट एक्सरसाइज के लिए चीन के युद्धपोत और पनडुब्बी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की नेवी अगले महीने उत्तरी अरब सागर में सी गार्डियंस जॉइंट समुद्री अभ्यास करने वाली है। भारतीय नौसेना की नजर चीन के 3 युद्धपोतों, एक पनडुब्बी और एक रिसर्च पोत पर है। सोर्सेस के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक फारस की खाड़ी क्षेत्र में चीन की एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट फोर्स यानी एपीएफ सक्रिय है। एपीईएफ में एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक टैंकर शामिल है। यह भी जॉइंट समुद्री अभ्यास में शामिल हो सकते हैं। 2 दिन पहले चीन का सर्वे और रिसर्च शिप
शीयान 6 कोलंबो में रुका था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। यानी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हलचल चल रही है। इन सब के बीच में अब आपको सीधे दिखाते हैं क्या हैं अभी इस वक्त देश की 9 बड़ी खबरें। आज चित्रकूट में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की, अरविंद भाई मफतलाल की समाधि पर भी गए, जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य की 3 किताबों का भी किया विमोचन। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाकर किया स्वागत। राजस्थान में कांग्रेस का 7 गारंटी वाला दांव, सीएम गहलोत ने किया ऐलान, दोबारा सरकार बनी तो हर परिवार को 15 लाख रुपए का तक मुफ्त बीमा। दिल्ली में केंद्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका, पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक गिरफ्तार, ईडी ने राशन वितरण घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। कोलकाता में मेगा दुर्गा पूजा कार्निवल में शामिल हुई ममता बनर्जी, मेगा कार्निवल में 104 पूजा कमेटियों ने शिरकत की। मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ी, मेगा ब्लॉक के चलते आज 150 लोकल ट्रेनें रद्द। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह, गृह मंत्री बोले कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 45 उम्मीदवारों की दूसरी सूची का ऐलान कर दिया।